थे दोस्तों आप सभी का ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो किन्हीं का कमेंट बहुत टाइम से आ रहा था कि एंथ्रोपोलॉजी के लिए वीडियो बनाए। स्पेलिंग आता नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं। एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें जनजातियों के बारे में आपको पढ़ना है। तो कोई शम्मा प्रवीण आईडी से था, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था, तो ओके आपके रिक्वेस्ट पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आई होप कि आप शेयर करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोर्स कंटेंट क्या है हमारा? यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3। अंग्रेजी हमको समझ में तो आता नहीं, चलिए हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? माइनर एमएन सब्जेक्ट 1C। 1C कौन सा? एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें जनजातियों का इतिहास ये के बारे में पढ़ना है। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु इकाई 1 बोले तो यूनिट 1 में क्या है? भारत में अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, वन लाइनर भी बताऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर इसमें कम से कम हमको 30+ व्यूज मिलते हैं, कि 30 लोग से ज़्यादा इसको देखते हैं और थोड़े बहुत सब्सक्राइबर मिलते हैं, तो मैं इस टॉपिक पे पूरा टॉपिक वाइज वीडियोस बना दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बना दूंगा। जिस तरह से हिस्ट्री मैच किया, इसमें भी करेगा। बट मेरा सपोर्ट करना होगा प्लीज़। अगर आप लोग इसको शेयर करते हैं, 30+ व्यूज आते हैं, तो मैं तुरंत बनाऊंगा। आपके जगने से पहले लगभग 2 वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु देखें तो क्या? एक भारत में जनजातियों की अवधारणा, प्रकार और विवरण, ठीक है, वितरण। इकाई 2 औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल। उपनिवेश काल मतलब समझ रहे हो, जब ब्रिटिश वाले लोग यहाँ पे शासन कर रहे थे, उसको उपनिवेश काल बोलेंगे। और उत्तर मतलब उसके बाद का। जनजातियों के प्रति नीतियाँ, क्या क्या नीति चला उनके प्रति। अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक संरक्षण, संविधान में क्या क्या उनका संरक्षण दिया गया। 5वीं और 6ठी अनुसूचित क्षेत्रों में प्रावधान, जनजातियों उप योजनाएं तथा 2006 की राष्ट्रीय जनजातीय नीति की प्रारूप, ये पढ़ना है। तीसरा यूनिट में क्या पढ़ना? जनजातियों के आर्थिक पहलू, शिकार और संग्रह, झूम कृषि, पशुपालन और व्यापार तथा स्थायी कृषि। इसको तो मैं यूं ही समझा दूं। शिकार तो पता ही है, शिकार करके वो लोग संग्रह, शिकार हो गया, फिर एक तरह से भोजन का संग्रह करना। झूम कृषि क्या होता है पता है? एक जगह से दूसरे जगह जो घूम घूम के कृषि करते हैं ना। यहाँ पे अभी रहे 6 महीना, यहाँ पर मैं कृषि किए, उसके बाद फिर काट छाट के चलते बने, फिर दूसरी जगह जंगल काटे, फिर वहां जाके किया, तो इसको कहते हैं झूम कृषि। मतलब झूम झूम के एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। पशुपालन और व्यापार मतलब पशुपालन वो लोग क्या करते थे? व्यापार किया करते थे। स्थायी कृषि मतलब एक जगह पे रुक करके कृषि। देखिए आपको मैंने सिलेबस में ही समझा दिया, तो थोड़ा सा भरोसा कीजिए और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए अगर नहीं किया है तो, ताकि मैं मोटिवेट हो पाऊँ तो आगे बनाऊँ, है ना। जैसे पॉलिटिकल वालों से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो मैं पॉलिटिकल का बैक टू बैक अपलोड किया जा रहा हूँ। हिस्ट्री वालों का सपोर्ट ही नहीं है, इसलिए मैं हिस्ट्री बना ही नहीं रहा हूँ। इकाई चौथा हम देखते हैं जनजातियों की समस्या है। भूमि से बेदखली, विस्थापन और पुनर्वास, ठीक है। स्वास्थ्य, रोग। आगे देखें तो अब मेरा वही था, उतना ही 4 यूनिट पढ़ना है। 4 यूनिट में उतना कुछ टफ है नहीं। सभी यूनिट से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है छोटे विवरणात्मक प्रश्न, बोले तो ये जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन है वो सब है। फर्स्ट यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? जनजाति की परिभाषा दीजिए और इसकी मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत में जनजाति के वर्गीकरण के प्रमुख आधार क्या है, समझाइए। भारत में जनजातियों का भौगोलिक वितरण किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? जनजाति और जाति में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारतीय समाज में जनजातियों की सामाजिक संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसमें से लगभग सब में 50% लगभग आपको सब में सेम ही लिखना है। मतलब जनजातियों का थोड़ा सा विवरण देना है सब में, और बाकी जो फैक्ट पूछा है उसको 1-2 पेज ऐड कीजिए, ठीक है। तो ज्यादा लंबा आपका नहीं बनेगा आंसर, आपको उतना याद करना नहीं पड़ेगा। औपनिवेशिक एवं उत्तर औपनिवेशिक नीतियां मतलब आजादी से पहले और आजादी के बाद में क्या क्या उनके लिए। औपनिवेशिक काल में जनजातियों के प्रति अपनाई गई नीतियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आगे स्वतंत्र भारत में जनजातियों के लिए संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। 5वीं और 6ठी अनुसूची का उद्देश्य क्या है, संक्षेप में बताइए। जनजातीय उप योजना TSP क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। 2006 की राष्ट्रीय जनजातीय नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तीसरा है जनजातियों के आर्थिक पहलू। जनजातियों के जीवन में शिकार और संग्रहण का क्या महत्व है। झूम कृषि क्या है, इसके लाभ और हानि बताइए। देखिए लाभ तो ये है कि हमको नया नया खेत तो मिल जा रहा है। हानि ये है कि बहुत ज्यादा वृक्षों का दोहन हो रहा है, पेड़ काट के बार बार खेत बना रहे हैं, पेड़ बर्बाद हो रहा है ना, जंगल कट रहा है। आगे बढ़े तो जनजातियों में पशुपालन और व्यापार का स्थान क्या है ना। उसके बाद है स्थायी कृषि अपनाने से जनजातीय जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। एक स्थायी जीवन व्यतीत कर पाए वो लोग, है ना, एक जगह पे कृषि करने से। आगे देखते तो क्या भूमि से बेदखली और विस्थापन जनजातियों की प्रमुख समस्या क्यों है। पुनर्वास की समस्या क्या है, संक्षेप में समझाइए। ये सब क्वेश्चन जो है ना, ये आपका 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता। जनजातियों के स्वास्थ्य संबंधी मुख्य चुनौतियां क्या है। रोग और कुपोषण जनजातीय जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। आगे बढ़े तो वन लाइनर प्रश्न है इसमें। भारत में कुल कितनी प्रमुख जनजातियां पाई जाती है। जनजाति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। भारत की
सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? 5वीं अनुसूची में किन क्षेत्रों पर लागू होती है? 6ठी अनुसूची का संबंध किन राज्यों से है? अनुसूचित जनजातियों के लिए कौन से अनुच्छेद संवैधानिक संरक्षण प्रदान करते हैं? आगे बढ़े तो है टीएसपी का पूरा नाम क्या है? ऊपर ही मैंने बता दिया था। राष्ट्रीय जनजातीय नीति कब शुरू प्रस्तुत की गई थी? झूम खेती को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कौन सी जनजाति मुख्यतः पशुपालन से जुड़ी है? जनजातियों में स्वास्थ्य सेवाएं किस कारण कमजोर हैं? विस्थापन का मुख्य कारण क्या होता है? आर्थिक दृष्टि से जनजातियां किस प्रकार के समाज में जुड़ी मानी जाती है ना? वन अधिनियम जनजातियों को किस प्रकार प्रभावित करता है? संविधान की 5वीं अनुसूची किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो बाकी जो इंपॉर्टेंट बात था मैंने आपको बता दिया कि आप जाकर के हमारे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि सब्सक्राइबर बढ़े। और इसमें कम से कम 30+ हमको व्यूज़ चाहिए, वो आ जाता है। और भी वैलिड व्यूज़ का मतलब क्या होता है? आप अगर वीडियो को बार बार टैप करके ओपन करके देखते हो तो उससे हमको पता चल जा रहा है कि एक ही स्टूडेंट बार बार उसको टैप करके देख रहा है। उसमें वॉच टाइम होता है, कितना देर देखा गया वो होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये वीडियो अगर 5 मिनट का एवरेज मान ले, 5 मिनट का वीडियो है, तो आई होप कि अगर 30 लोग देखते हैं तो 5 या 15, कम से कम भी तो मेरा 0.5 आवर होना चाहिए, मतलब 30 मिनट तक मेरा वीडियो को देखा हुआ होना चाहिए, तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, कम से कम 1 घंटा से 30 मिनट से 1 घंटा मेरा वीडियो देखा हुआ होना चाहिए, तब मैं इसके आगे का टॉपिक तुरंत बनाना शुरू करूँगा। तो जल्दी जल्दी शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। थैंक फॉर वॉचिंग।